हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहित, विशाल, हिमांशु, दिवाकर, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, रुको। विकास, एक मिनट, कौन रिफ्रेश किया ना मैंने ये। एसी कम किया है जब ठीक है ना। अभी सब चीज ठीक ठाक होगा। अभी सब चीज ठीक ठाक होगा। एक बार बता देना, ऑडियो वीडियो सब ठीक है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना, ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना। यस, अभी ठीक हो गया होगा। ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। तो एसएससी का प्री का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, रिजल्ट आ गया एसएससी प्री का। प्री का रिजल्ट आ गया है। बच्चों ने बहुत बहुत सारे बच्चों को 45 में 45 आया। पेपर 45 में 45 नहीं, सॉरी, बहुत सारे बच्चों को 50 में 50 आया है और बहुत सारों को 45 भी आया है। पेपर का लेवल बहुत इजी था। और आज मैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, गुड मॉर्निंग। आज मैं यूट्यूब पे 11:30 बजे सीजीएल में प्री में पूछे गए पूरा सिनोनिम्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा सिनोनिम्स करवाने वाली हूँ। आपके करीब करीब 36 सेट्स थे। आपका प्री एग्जाम में अलग अलग सेट अलग अलग दिन हुआ था ना, 36 सेट थे और करीब करीब 85 सिनोनिम्स है। ठीक है, 85 सिनोनिम्स है। और कल मैं, अब मेरी टीम कल छांट रही थी तो मैंने क्या देखा ना कि हम लोग का 85 में से 84 वर्ड्स समुद्र मंथन का था। 85 में से 84 वर्ड समुद्र मंथन का था। एक ना थोड़ा सा नया वर्ड आ गया था, थोड़ा अलग सा। वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है क्या वर्ड था, एक नया आ गया था। अच्छा, आपका 40.5 आया है। ध्रुव बैनर्जी का 40.5 आया है आउट ऑफ 50। आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट थे, अब तो पेड बैच में आ गए। चलो, ओके। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 84 वर्ड्स, 85 सिनोनिम्स आए थे। एंटोनिम्स भी अलग से करवा दूंगा। जैसे 84 वर्ड्स समुद्र मंथन से था और हर साल ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कोई बुक के पीछे नहीं भागो। ओके, 10 बुक लेने की जरूरत नहीं है। बस ये समुद्र मंथन का जो बैच है ना, आप स्टूडेंट्स को तो समुद्र मंथन का बैच मिला ही है। ये समुद्र मंथन के सिर्फ बैच को देखिए और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ने से बेटर है ना, जो वर्ड्स आप समुद्र मंथन में पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवीजन करो। ओके, तो जब भी आपका पेपर आता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि समुद्र मंथन बैच से 95% आएगा।
95%, क्योंकि मैंने सारा वर्ड्स कवर कर दिया है उसमें। 95% आएगा, 95 तो मैं सेफर साइड के लिए बोलती हूँ, बट 99% आ गया। आज मैं पेपर करवाऊंगी। अभी तो आप लोग न्यू हो, बिगिनर्स हो, आपने समुद्र मंथन बैच नहीं किया है, लेकिन जो बच्चे कर चुके हैं ना, उनका तो आराम से हो गया। बस एक वर्ड थोड़ा सा अलग आ गया था, ठीक है, एक वर्ड अलग आ गया था। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी सब करवा दिया था मैंने। जो यूट्यूब पे मैं ये सब सीरीज स्टार्ट करती हूँ ना, टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज, टॉप 1000, तो वो भी कर लेते तो आपका काम हो जाता। ओके, तो समुद्र मंथन बैच को अच्छे से एक बार कर लीजिए, और दूसरा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी वर्ड्स को बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन बार बार पढ़ना एक बार। ओके, और एरर्स वगैरह भी आपको सब करवा दूंगी। कंजंक्शन वगैरह का एरर भी है, कंजंक्शन से भी एरर है। एक देखा एज के बीच में, ये मैं पढ़ाऊंगी मंडे को, या देखती हूँ आज तो नहीं पहुंच पाएंगे इतने दूर। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, मतलब सब हमारा पढ़ा हुआ ये आया था, और पेपर इजी भी आया था, ठीक है। ये नहीं बोलूंगी जो पढ़ाया वही आया, वैसे जैसा प्रीवियस पेपर में आता है वैसे ही आया था, कुछ नया हटके नहीं आया था, इजी पेपर आया था। कल मैंने आपको अनटिल और अनलेस करवाया था, ठीक है, अनटिल और अनलेस करवाया था। ओके, और इफ और वेदर भी करवा दिया था। इफ और वेदर डाउट के लिए, मुझे नहीं पता है वेदर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो ये डाउट के लिए होता है। और डैट किसके लिए होता है? जिस चीज के लिए आप श्योर हो। आप ये नोट करो, आप जो वोकैब पढ़ाए हैं ना, बुक में मिलता है तो मजा आता है। देखो वोकैब तो मैं सब पढ़ा के जाती हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हो ना, इसलिए बार बार रिविजन करना है, बार बार रिविजन करना है। मेरा शिफ्ट कठिन आया था मैम, क्लोज टेस्ट था। पैसे पैसेज होगा, पैसेज आए थे कठिन, देखना होगा। अभी तो मैंने क्लोज टेस्ट वगैरह देखा नहीं है, क्लोज टेस्ट वगैरह देखा नहीं है। बस एक बार वो कैप पढ़ो और 10 बार रिवाइज करो। हाँ, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। बातचीत बंद। और भी कुछ लिख रही? पूरे सेंटेंस को नोट करिए, सारा सेंटेंस रॉन्ग है, पहले आप नोट करते जाओ, बताऊंगी क्यों रॉन्ग। एरर्स भी करवा दूंगी। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर भी करके चले जाते हैं ना, फिर भी आपका एरर्स बन जाता है। आप लिखो पहले इसको। खुश है बच्चे, जिसका अच्छा नंबर आया है, नो डाउट खुश है। आज मैं YouTube पे सारा सिनोनिम्स करवाऊंगी ना, आप खुद देख के बोलोगे अरे ये सब तो हमने पेड बैचेस की तो छोड़ो, ये सब YouTube पे भी कर लिया है। लिख लिया सबने? अरे कटअप वगैरह नैन्सी मेरे से मत पूछो, ठीक है, मैं ये सब चीज पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती हूँ। यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कटअप वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, मेरे को छोड़ देना, मेरे से सिर्फ पढ़ना है। रूमा, आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रूमा। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, और जल्दी से जॉब लीजिए। मैं रांची आऊंगी तो आपसे मिलूंगी।
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन केस, सारा सेंटेंस रॉन्ग है। इन केस का मतलब होता है अगर, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी। ये अगर भी कंडीशन बता रहा है और इफ भी कंडीशन ही बता रहा है, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब है अननेसेसरी, ठीक है। सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया अननेसेसरी। जब इन केस कंडीशन बता ही रहा है तो फिर से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक हटा दो, आप इफ भी हटा सकते हो। इन केस अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, या इन केस हटा के सिर्फ इफ भी रख सकते हो। तो दोनों में से कोई एक रखना है, इफ इट रेन्स या इन केस इट रेन्स। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। सपोजिंग इफ ही इज लेट, सपोज मान लो कि अगर वो लेट हो जाता है ना तो मैं इस काम को करूंगा, अगर वो लेट हो जाता है तो मैं इस काम को करूंगा। दोनों का मतलब सेम है। सपोजिंग के साथ इफ मत लगाना, क्योंकि दोनों ही कंडीशन बता रहा है। तो दोनों कैसे लगा सकते हो, कोई एक आएगा। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। जब तब तो हिंदी में चलता है, बट वेन के साथ, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, वेन के साथ देन नहीं लगाना है, नहीं लगता, इसके जगह कॉमा लगा दो। उसी तरह इफ, अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, इफ के साथ भी देन नहीं लगाना। कहने का मतलब है कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखते हैं ना, इफ के साथ देन लगा देते हैं। जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो जब तब नहीं लगाना। वेन के साथ देन नहीं लगेगा, इफ के साथ भी देन नहीं लगेगा, कॉमा लगा देना, कॉमा कोई भी एक लगा लो। हाँ, एज ही वॉज बिजी, ये जो एज क्या बता रहा है, देखो ये एज बहुत सारा चीज बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एज ही वॉज बिजी, यहाँ एज का मतलब क्या है, चूंकि वो बिजी था इसलिए वो नहीं आ पाया। तो यहाँ का एज कारण बता रहा है, रीजन। और सो का मतलब है इसलिए, इसलिए भी कारण बता रहा है, ठीक है, इसलिए भी कारण ही बता रहा है। तो जब एज ऑलरेडी इज डिनोटिंग रीजन, देन व्हाई टू यूज सो अगेन, तो हटा दो। सिंपली लिखो एज ही वॉज बिजी, कॉमा डाल दो, ही कुड नॉट कम। जब कंजंक्शन हटता है तो कॉमा डाल देते हैं। हाँ, आप बोलोगे मैम यहाँ तो एज के साथ आपने सो हटा दिया, ये गलत था। लेकिन यहाँ एज के साथ सो सही है, क्योंकि यहाँ का एज कारण नहीं बता रहा है। एज का बहुत सारा मतलब जाता है, यहाँ एज रीजन बता रहा है। यहाँ एज का मतलब क्या निकाल रहा है, एज यू सो। एज यू सो का मतलब है जैसा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो दिस इज अ कहावत, दिस इज अ प्रोवर्ब, वैसा पाओगे। तो यहाँ का एज और सो कारण नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसा बोगे वैसा पाओगे। बट यहाँ एज का मतलब था चूंकि, चूंकि वो बीमार था या बिजी था नहीं आ पाया, दोनों कारण बता रहा, तो यहाँ इसके साथ सो मत लगाना। बट यहाँ लग सकता है एज यू, यहाँ लग सकता है क्योंकि जैसा वैसा का सेंस आ रहा है। देख लूंगी शुभम, शुभम कुमार, आपका जो डाउट है ना, पहले आप लिख लो, देख लेती हूँ क्या पूछना चाह रहे हो। डन, एक दो क्वेश्चन और लिखवाती हूँ, ठीक है। एज के साथ अगर जैसा का सेंस आएगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे, तो यहाँ पे तो कारण नहीं बता रहा है ना, यहाँ पे दोनों का मतलब अलग लिखा रहा है, बट यहाँ तो दोनों कारण बता रहा है, तो नहीं एक साथ होगा। अब एक और क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो। जैसे मैंने लिखा एज ही वॉज बिजी, देयरफॉर, एज के साथ सो भी नहीं लगेगा, देयरफॉर भी नहीं लगा, देयरफॉर ही कुडंट कम, ठीक है, क्योंकि वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। तो एज भी कारण बता रहा है और देयरफॉर भी तो सो का ही सेंस दे रहा है, इसलिए का सेंस दे रहा है, तो नहीं लगा, ठीक है। एज ही वॉज बिजी ही कुड नॉट कम। 8th नंबर में सिंस के साथ भी नहीं लगेगा, सिंस ही वॉज बिजी, देयरफॉर, यहाँ का सिंस कारण बता रहा है और देयरफॉर भी कारण बता रहा है, ही कुड नॉट कम, नॉट कम लिखना, चूंकि वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। तो यहाँ का सेंस भी कारण बता रहा है, जब सेंस कारण ही बता रहा है तो देयरफॉर मतलब
ठीक है, लिख लिया ये सब, डन। मैंने जो समुद्र मंथन का वो कैब बनाया है ना, ये मैंने 4 साल पहले ही बनाया था और बहुत मेहनत से वो कैब बनाया है। ऐसा नहीं है कि पूरा डिक्शनरी छाप दिया है। समुद्र मंथन वाला वो कैब ना मेहनत से बना हुआ वो कैब है। मतलब ये कोशिश, जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था इस पे। मतलब यही कोशिश थी ना कि मतलब यहाँ से सारा वो कैब एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और ऐसा मैंने वो कैब जो समुद्र मंथन बनाया है, ये सिर्फ समुद्र मंथन का वो जो बैच बनाया है मैंने, ये सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस्ड नहीं बनाया है। कुछ नया भी पूछ दिया एग्जाम में तो उससे भी ये आ जाए, उससे भी आ जाए। तो इसको इतना मेहनत से बनाया है तो इसको अच्छे से आप लोग भी मेहनत करके याद कर लो ना। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, जाके वॉमिट कर देना वॉशरूम में जाके। समुद्र मंथन से ज्यादा वो कैब करना नहीं है, वहीं से आएगा। पहले वो तो करो, वही अपने आप में एक समंदर है। हाँ, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 6, 8 कुछ पूछ रहे थे। वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? मतलब कोई स्टूडेंट थे कि मैम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बताइए। मतलब कोई स्टूडेंट थे, एक बार बताइए क्या पूछना चाह रहे थे। हमें कैसे पता चलेगा कि रीजन बता रहा है? अरे सेंटेंस देख के, सेंटेंस देख के। एज ही वॉज बिजी, चूंकि वो बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। 8th और 12th कहाँ पे 8th 12th है? कौन? अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन में पूछ रहे हो? 8th और 12th। अच्छा, हाँ तो थोड़ा देखो 8th क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे मैं लिख ऐसा लगाई थी ना, इसको मैंने काट दिया था कि ये गलत है। यहाँ पे लगा लो if one is not rigid, तो सही तो है। अगर आप रिजिड नहीं होते हो, नॉट, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो नॉट, अच्छा है, मैंने लिखा सक्सीडेड। अच्छा, मैंने वर्ड लिखा फेल्ड, ठीक है, फेल्ड लिखा। फेल्ड, फेल्ड का मतलब है असफल हो गया। और मैंने लिख दिया नॉट सक्सीडेड। तो आपको लगेगा मैम नॉट सक्सीडेड तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है और फेल्ड तो पॉजिटिव है। अरे नॉट सक्सीडेड भी नेगेटिव है और फेल हो जाना भी नेगेटिव है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपने जिद पे, इफ वन इज, देखो इफ वन इज नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला ना इफ वाला सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव। तो अनलेस वन इज नॉट रिजिड, अगर हम रिजिड नहीं रहते हैं, अगर हम जिद्दी नहीं रहते हैं, जिद नहीं करना, तो जिद नहीं करना तो पॉजिटिव हो गया ना। अगर हम अपने जिद पे नहीं रहेंगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हर जगह ना ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ये तो नेगेटिव हो गया, वो इंटेलिजेंट नहीं है। फिर मैंने लिखा ही इज नॉट, लिख दिया ही इज नॉट जेलस, वो किसी से जलता नहीं है, वो किसी से जलता नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। ओके ओके, जिसका भी था वन के साथ आर नहीं लगाना। इफ वन इज नॉट रिजिड, अगर हम रिजिड नहीं रहते हैं ना, जिद नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने वही बोला है ना, नॉट वाला वर्ड नेगेटिव होता है। अगर मैंने बोल दिया नॉट बैड, नॉट बैड इज इक्वल टू गुड, थोड़ा सेंस भी तो देखना है। नॉट बैड तो नेगेटिव नहीं होगा ना, नॉट बैड। अगर मैंने लिखा नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड का मतलब हो गया बैड, तो ये नेगेटिव जाएगा। ओके, ठीक है। और एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, जल्दी से पूछिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। समुद्र मंथन का बैच कर लेते हो, बुक लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुभम बताइए और क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक तो 8th पूछा था आपने, 8th पूछा था, जल्दी से बोलिए। एक तो 8th नंबर क्वेश्चन पूछा था और एक 12th पूछा था। अनलेस, जब तक आप चाबी नहीं दोगे ना, हाँ, जब तक आप चाबी नहीं दोगे आपको शॉर्ट कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा।
मार दिया जाएगा तो नेगेटिव ही है ना, गोली मार दी जाएगी। तो ना सिर्फ नॉट मत देखना, देख लेना कि सेंस क्या जा रहा है। नॉट शॉट रहेगा ना, नॉट शॉट का मतलब है आपको गोली नहीं मारी जाएगी, सेंस देख लेना। ओके, चलो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हाँ बोथ और हाँ अभी हम लोग अपने अंटिल और अनलेस कर लिया, ठीक है। अब हम चलो नोट करो, तीसरा नंबर पे नोट करो। एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में बोथ के साथ, बोथ दो लोगों के लिए होता है ना, और नहीं लगाएंगे। देखो बोथ का मतलब होता है और दोनों, बोथ में हम दोनों पर्सन्स की बात कर रहे हैं। और का मतलब होता है या, और में दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोथ का मतलब है दोनों, और में से दो में से कोई एक। तो कभी भी हम बोथ के साथ और नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों एकदम ऑपोजिट हो गया। एक समय बोल रहे हो दोनों और एक समय बोल रहे हो उसमें से एक, तो ये हट गया। एग्जाम में बोथ के साथ और लगा के दे देते हैं, गलत है। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, आप बोथ ही मत लिखो, आप ऐसा लिखो, बोथ के साथ और लगा के दे देंगे, गलत है, नहीं लगाना है। बोथ के साथ विथ लगा देंगे, बोथ के साथ एज वेल एज भी लिख लो, ये भी लगा के देते हैं। बोथ के साथ एज वेल एज लगा के दे देते हैं, बोथ के साथ अलोंग विथ लगा के दे देते हैं, ये भी गलत है। बोथ के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो वो है एंड, क्योंकि बोथ में दोनों दोनों की बात हो रही। देयरफॉर भी कारण ही बताता है ना, इसलिए तो वो नहीं आ पाया। उसके ना आने का कारण क्या था, बीमार था। चलो ये भी हो गया। और एक नीचे बोथ के साथ बिटवीन भी लिख लो, बिटवीन के साथ एग्जाम में लगा के दे देते हैं और, गलत है। बिटवीन के साथ एग्जाम में टू भी लगा के दे देंगे, गलत है। बिटवीन के साथ भी एंड का यूज होगा। ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको पेयर में यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बोथ के साथ भी एंड कंजंक्शन आएगा और बिटवीन के साथ भी एंड आएगा। बोथ और बिटवीन के साथ लगा के दे देते हैं। लेकिन एक कंजंक्शन होता है फ्रॉम, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम के साथ हम टू लगा सकते हैं, लेकिन बिटवीन के साथ एग्जाम में टू लगा के दे देते, बिटवीन एंड लेग। ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, आपका बैच बहुत स्लो चल रहा है, स्पीड में। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके अभी कोई हाल फिलहाल में प्री एग्जाम नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लिख लिया ना। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करो, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बोथ के साथ बता ही दिया, अब इसको रटना पड़ेगा कि मैम बोथ के साथ एंड ही आता है। और इसको रटने की क्या जरूरत है, इसके पीछे यही लॉजिक है। बोथ में दोनों की बात हो रही है तो एंड लगा दो, बिटवीन में भी दो की बात हो रही है तो एंड लगा दो। क्वेश्चंस ये वाला भी लिखवा दिया। आप क्वेश्चंस पे आओ। बोथ द रिच along with the poor are responsible for a great many vices which our society। हाँ एक चीज और याद रखना, अभी तो मैंने बताया, देखना सेंटेंस जरा देखना, कि राम as well as श्याम, राम और श्याम दोनों ने काम को किया, डिड द वर्क, ठीक है। एज वेल एज राम के साथ श्याम ने भी काम को किया। और फिर मैंने लिखा बोथ राम एज वेल एज श्याम डिड द वर्क। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में एज वेल एज का यूज करेक्ट है, एज वेल एज हम सेंटेंस में लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन हम बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे। बोथ के साथ जब भी यूज होगा एज वेल एज नहीं होता, बोथ के साथ एंड होता है। अब हमारे स्टूडेंट्स हो सकता है ना कि मैम आपने तो बोला है कि बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होता है, बोथ के साथ, तो ये वाला एज वेल एज हटाएंगे, ये वाला एज वेल एज सही है, ठीक है। ये वाला एज वेल, बोथ के साथ विथ या अलोंग विथ नहीं आता है, बोथ के साथ एंड लगाना, यहां वाला एज वेल एज सही है। बोथ के तुरंत बाद विथ मत लगाना, अलोंग विथ मत लगाना,
बोथ के साथ जब भी लगाना तो एंड लगाना। ये वाला एज वेल एज तो अलग से आया, ये तो सेंटेंस का दूसरा भाग में। क्या था एसएससी के वेबसाइट में, क्या लिखा था? चेक बिटवीन 17 पॉइंट वाला टाइमिंग। नीचे आपका कमेंट दिख नहीं रहा है। एसएससी से इंग्लिश नहीं सीखना है। एसएससी से इंग्लिश सीखने चलोगे ना, कितना बार तो आंसर की में रॉन्ग आंसर दे देते हो। अपने टीचर से सीखना है। अच्छा, टू लगा दिया था। ओहो, सही बोला है ना, बिटवीन के साथ टू लगा दिया था, गलत है। एसएससी से नहीं सीखना है, अपने टीचर से सीखना है। नेक्स्ट वाला, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश का ही नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाइनीज का भी नॉलेज चाहिए, चाइनीज की जानकारी भी होनी चाहिए। बोथ के साथ विथ मत लगाना, बोथ के साथ अलोंग विथ मत लगाना, बोथ के साथ क्या लगाओगे? एंड लगाओगे। एंड सही बोला नैन्सी, वहां पे अब क्या करोगे, कुछ बोल भी नहीं सकते वैसे। इतना पीटूंगी ना आनंद साहू जो मुझे सिखा रहे हैं कि मैम आप कुछ एग्जाम्पल और दे दीजिए। कितना सारा एग्जाम्पल अनटिल और अनलेस का दे दिया है। प्रीवियस पेपर में जो जो अनटिल और अनलेस से रिलेटेड एग्जाम्पल आए हैं दे दिया है। बैठ के लग रहा है कि अनटिल और अनलेस में इनको बैठ के पीएचडी करना है। इतना सारा एग्जाम्पल्स दे दिया है, और दे दीजिए और दे दीजिए और टाइम पास करिए। both personality as well as external personality as well as external looking vary greatly between brothers and sisters। देखो, भाइयों और बहनों के बीच में between के साथ तो and सही लगा है, लेकिन यहाँ पे both के साथ as well as नहीं लगना चाहिए ना, both के साथ and लगना चाहिए। and दूसरा, the choice, हमारे पास चॉइस है, या तो मतलब बहुत बहुत सम्मान से मृत्यु को स्वीकार करो या शर्मिंदगी से लाइफ को व्यतीत करो। तो बिटवीन के साथ, बोथ के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ भी और नहीं आएगा, बोथ बिटवीन के साथ भी एंड है। बैठ के खाली अनटिल, कल मेरा पूरा टाइम ही लगा दिया इन लोगों ने अनटिल और अनलेस में। और भी बैच के स्टूडेंट्स होते हैं ना। आपके पास चॉइस है, या तो सम्मान से मरो या शर्मिंदगी से लाइफ व्यतीत करो, दो की बात हो रही है, बिटवीन और बोथ के साथ। लिख लिया, थोड़ा स्पीड में लिखिए, एकदम स्पीड में। आप एबीसीडी मत करिए, आप सीधा अपना क्वेश्चन उतारिए, बिटवीन के साथ एंड लिखिए। नेक्स्ट, बिटवीन 1944 टू 1947, 1944 से 1947 के बीच में चाइनीज नेशनलिस्ट ने सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में रूल किया। आप इसको दो तरीके से सुधार सकते हो, या तो बिटवीन के साथ एंड लगा दो, एंड लगा दो, बिटवीन के साथ एंड लगा दो। चाहे चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर टू को टू रखना है ना, तो बिटवीन को फ्रॉम में बदल सकते हो। कहने का मतलब है कि फ्रॉम के साथ टू लगा देना, बट अगर एरर इसी पार्ट में है, अगर बिटवीन रखते हो तो एंड लगाना। ओके, अब दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि बिटवीन के साथ एंड लगेगा। बिटवीन के साथ हम एंड तब लगाएंगे ना जब दो चीजों को जोड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, द टू स्टूडेंट्स divided the cake,
बिटवीन देमसेल्व्स, दोनों स्टूडेंट्स ने केक को आपस में बांट लिया। ठीक है, तो यहां बिटवीन के साथ एंड मत लगाना। बिटवीन के साथ हम एंड तब लगाते हैं ना जब दो चीजों को जोड़ते हैं। दोनों स्टूडेंट ने आपस में केक को बांट लिया। ओके, लेकिन अगर ऐसा रहता है दो केक को, द केक वॉज, द केक, ऐसा एकदम दिमाग में मत लगा देना कि मैम बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, बिटवीन बगैर एंड का होगा नहीं। एंड तो तब लगेगा ना, वैसे बिटवीन में प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। बिटवीन एक प्रेपोजिशन होता है जो अपने साथ एंड कंजंक्शन लेता है। तो कंजंक्शन तभी लेगा ना जब हम दो चीजों को जोड़ेंगे, बट यहाँ तो जुड़ नहीं रहा है। आपस में दोनों ने आपस में दोनों ने बांट लिया केक। अगर ऐसा रहता द केक वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन, तब एंड लगाना। ओके, जब दो चीजों का जिक्र हो, जो केक है राम और मोहन के बीच में, जब हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं तब बिटवीन के साथ एंड लगाना, तब एंड कंजंक्शन लगेगा। बट यहाँ कंजंक्शन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम कुछ जोड़ वोड़ नहीं रहे। ओके, तो फ्रॉम लगा सकते हो। अगर बिटवीन रखते हो तो एंड लगाना। ठीक है, जहां पे बिटवीन रखने का मन है तो एंड लगाना, एंड अगर टू रखने का मन है तो फ्रॉम लगा देना। लेकिन इन दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है, बता रही। पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया है। हाँ, फ्रॉम के साथ टू आता है और बिटवीन के साथ एंड आता है। देखो, आप बोलोगे मैम आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो चीजें लगातार होती है, ओके, बिना ब्रेक के, जैसे मैं आपसे बोलूं ना, मैंने आपसे बोला कि मीट मी बिटवीन 2 to 3। आप मुझसे 2 से 3, बीट मी बिटवीन 2 PM to 3 PM। एक मिनट, आप मुझसे 2 से 3 के बीच में आकर मिलना, तो 2 बजे से लेकर 3 के बीच में आप मेरे से आके मिल लेना। तो आप लगातार थोड़ी मिलोगे। 2 से 3 के बीच में कभी भी आके मिल सकते हो, 2:15 भी आके मिल सकते हो, 2:30 भी मिल सकते हो, 2:45 भी मिल सकते हो। बोलने का मतलब है ना कि 2 से 3 के बीच में कभी भी आप आके मिल लेना, तब हम वहां पे बिटवीन लगाते हैं और तब वहां पे एंड लगाएंगे, एंड। लेकिन अगर themselves प्रोनाउन है, ठीक है, आप प्रोनाउन है, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं इस बैच में। आपने लिखा द एग्जाम इज फ्रॉम 2 PM to 3 PM। एग्जाम 2 से 3 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम लगातार 2 से 3 है, बिना रुके। यहाँ तो आप कभी भी आ सकते हो, 2 से 3 के बीच में मैंने एक टाइम पीरियड दे दिया, कभी भी आके मिल लो। बट जो एग्जाम होता है वो रुक कर नहीं होता है ना, एग्जाम लगातार होता है। लगातार 2 से 3 है, लगातार 5 से 6 है, तो लगातार वाले चीजों के लिए आप फ्रॉम लगाना। जब कंटिन्यूटी का सेंस आए ना, जैसे आपकी छुट्टियां, मैंने बोला कि आपका समर वेकेशन 2 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक है, तो आपकी जो छुट्टी है, जो हॉलीडे है, रुक रुक कर नहीं है ना, लगातार इस तारीख से इस तारीख तक है। यही डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका दिमाग यहाँ तो आपका दिमाग चलो चला जाएगा कि मैम एरर तो यहीं पे। ठीक है, अगर बिटवीन रखने का मन हो तो एंड लगा देना, अगर टू रखने का मन हो तो फ्रॉम लगाना। बट यहाँ पे ज्यादा सटीक फ्रॉम है, क्योंकि इतने से इतने अंतराल के बीच में लगातार 1944 से 1947 तक लगातार चाइनीज ने रूल किया, तो कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है। लिख लिया इसको?
देमसेल्व्स सही है, देमसेल्व्स भी प्रोनाउन होता है और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन लगता है। ये भी हो गया बिटवीन वाला। ये तो पढ़ा दिया ना, आपको ये पढ़ा दिया है कि लेस्ट के साथ शुड लगता है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, लेस्ट के साथ नॉट मत लगाना, और सिंपल प्रेजेंट। ये वाला मैं पहले पढ़ा दिया था मैंने, तो इसको हटा रही हूँ। ठीक है, ये वाला भी मैंने सेंटेंस करवा दिया था। हाँ, अब आ जाओ दो और ऑल दो। लेस्ट भी हो गया, दो और ऑल दो दोनों सेम है, जहां दो भी लगा सकते हो और ऑल दो भी लगा सकते हो। दोनों का मतलब होता है यद्यपि। ओके, एक छोटा सा याद रखना, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मैम दो और ऑल दो में, दो और ऑल दो दोनों सेम है, एक की जगह दूसरा लगा सकते हो। एक फ्रेज होता है एज दो। एज दो का मतलब है जैसे कि, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मेरा बॉस हो, जैसे कि। तो हम एज दो एक फ्रेज है, इसके साथ एज दो लगा है, एज ऑल दो नहीं होता। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि दो और ऑल दो में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जब एज दो लगा सकते हैं तो एज ऑल दो भी लगा सकते हैं ना। ये एक फ्रेज है, ये ऐसे ही बना हुआ है, दो के साथ, ऑल दो के साथ नहीं बना, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा चीज सेम है। दो और दो, इसका हिंदी होता है यद्यपि। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की बट फिर भी फेल हो गया। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपका दो एरर आता है। एग्जाम में क्या करते हैं, दो के साथ, क्योंकि हम लोगों को पहले हिंदी ट्रांसलेशन की हैबिट हो जाती है ना, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। अगर हिंदी का ट्रांसलेशन करते हो तो दो के साथ लेकिन का सेंस आ रहा है, बट गलत है। दो के साथ कभी भी एग्जाम में बट लगा के दे देते हैं, बट दो के साथ हमेशा यट आता है। और दो का यूज हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी, वैसे दो के साथ बट नहीं आता है, यट नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कोई भी कंजंक्शन नहीं आता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज क्या याद रखना है कि दो का यूज कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, विरोधाभास, जिसमें सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव, या तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। दो एंड ऑल दो। अभी तो प्री का आपका वो आ गया ना आंसर की रिजल्ट, तो अब मुझे क्लोज टेस्ट में से ढूंढना है वो क्लोज टेस्ट जहाँ पे कंजंक्शन ने बच्चों को परेशान किया। तो दो के साथ बट लगा के दे देते हैं, गलत है, इससे लिखा मैंने। ऑल दो और दो दोनों सही है। ऑल दो ही स्टार्टेड ऑन टाइम, उसने यद्यपि उसने टाइम से स्टार्ट किया, बट ही रीच्ड लेट। उसने टाइम से स्टार्ट किया बट फिर भी लेट से पहुंचा। कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो कहां पे एरर है, दो या ऑल दो के साथ। दो या ऑल दो के साथ ना लेकिन का सेंस आपको सही लगेगा, बट दो और ऑल दो के साथ कभी बट मत लगाना। बट के जगह कौन सा कंजंक्शन लगता है, यट। लेकिन कभी कभी दो और ऑल दो के साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगता है, यट नहीं भी लगाते हैं, कॉमा भी लगा दोगे तो चलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर गलत कंजंक्शन लगा है ना तो उसको सुधार के सही कंजंक्शन लगाना है। लेकिन अगर ऐसा रहे, ऑल्दो ही स्टार्टेड ऑन टाइम ही रीच्ड लेट, ये तो पता नहीं बच्चे कितना एरर करते हैं। उन्होंने रट रखा है, बच्चों ने रट रखा है कि दो के साथ हमेशा यट आता है। ठीक है, दो के साथ यट आता है, बट कभी कभी दो के साथ दो बगैर यट का भी आ सकता है। ओके, तो जब भी मैं मिसलेनियस एरर की प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, वहां मैम दो के साथ, यहाँ तो दो के साथ ऑल दो के साथ यट आना चाहिए था ना, क्योंकि आपने तो नोट्स में लिखवाया है कि दो और ऑल दो के साथ यट आता है। अगर बट लगा है ना तो उसको काट कर यट करना, क्योंकि बट गलत कंजंक्शन है, दो के साथ यट वाला कंजंक्शन लगेगा। बट कभी कभी हम यट के जगह कॉमा भी लगा देते हैं और वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दिस इज ऑल्सो, ये भी करेक्ट। ओके, बगैर यट का कॉमा लगा के भी यूज कर देंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर सेंटेंस में कॉमा ना हो तो कॉमा को एरर मानेंगे? नहीं। सपोज आपके एग्जाम में कॉमा नहीं लगा है, ऑल्दो ही स्टार्टेड ऑन टाइम, वैसे तो कॉमा लगना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगा है, ओके, ऑल्दो ही स्टार्टेड ऑन टाइम ही रीच्ड लेट, यद्यपि उसने टाइम से शुरू किया।
तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे यट लगा दे। हम यट तब लगाते हैं ना जब बट लगा होता है, तो बट को काट कर यट लगाते हैं। बट कभी कभी हम बगैर यट का कॉमा लगा के भी करेक्ट कर सकते हैं। कॉमा भी चलेगा, अगर कॉमा लगा दिया तो यट लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये वाला तीसरा सेंटेंस आ गया और आपको लगेगा ना कि मैम यहाँ तो कॉमा लगना चाहिए ना, एग्जाम में कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वाला एरर नहीं आता। अगर कॉमा नहीं भी लगा है ना, फिर भी सही है, ठीक है, फिर भी सही है। बस देख लेना कि वो सेंटेंस को विरोधाभास होना चाहिए। Although the sun was sinking, क्या लिखा है बता रही हूँ। हाँ, वहां पे आप द हीट सीम्ड नॉट टू अबेट, ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा शिवम। मतलब अभी आप लोग एक्टिव पैसिव सब पूछ रहे हो, क्या है? ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस, ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा। हाँ, ये सेंटेंस पैसिव चला गया, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब वर्ब पढ़ाऊंगी ना उसमें डिटेल में क्लियर करूँ। ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव होगा, बट सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए ना। वो खुद एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, तो वॉज लेफ्ट नहीं करना, हैड लेफ्ट करना। अभी ना जो भी आपको पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी। तो कभी कभी अगर जैसे आपने क्या देखा है कि ऑल्दो और दो के साथ बट मत लगाना, यट लगाना। और कभी कभी यट के जगह कॉमा लगा दिया, वो भी सही है। अगर क्वेश्चन में कॉमा कभी कभी नहीं लगा हुआ मिलता है तो बच्चे सोच लेते हैं कॉमा का एरर है। अरे कॉमा का एरर वगैरह नहीं आता, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। कि तो कहने का मतलब है कि ऑल्दो और दो के साथ यट आता है, यट ना भी आए कॉमा भी आ गया वो भी सही है, कॉमा नहीं भी आए वो भी सही। क्वेश्चंस करो। दो डिफिकल्ट इट वॉज, दो या ऑल्दो, ऑल्दो ये बहुत डिफिकल्ट था बट मैं इसको कर लूंगा। डिफिकल्ट था निगेटिव है, बट फिर भी मैं इसको कर लूंगा, पॉजिटिव है। और दो और ऑल्दो के साथ बट कंजंक्शन नहीं आता, दो और ऑल्दो के साथ यट आता है। और कभी कभी हाँ, दो ही वर्कड हार्ड, कभी बट आ रहा है, बट की जगह यट आ रहा है। और कभी कभी यट हटा के कॉमा भी लगा सकते हैं। अगर कॉमा नहीं भी लगाया है तो उसका एरर नहीं मानना। नीचे वाला मत लिखना, सिर्फ ऊपर वाला उतारो, नीचे वाला बता दिया है। आई स्कोर्ड, एसएससी का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आया था। बच्चों का आ रहा है कि मेरे को 50 में तो बहुत अच्छा नंबर है। इस बार का जो सबसे टफ शिफ्ट आया था उसमें बच्चा का 40 में 50 सॉरी 50 में 40 आया। वेरी गुड। उनका तो नॉर्मलाइजेशन में और भी नंबर बढ़ जाएगा। और वैसे भी प्री का मार्क्स थोड़ी जुड़ेगा, कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। ये भी हो गया। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस का दो और ऑल दो के साथ देखो, ये इस बार के एग्जाम में आया है। ये इस बार का जो प्री है ना, जो कल आंसर की आया है, ठीक है, उसमें से रिलेटेड ये वाला आया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी, जिस दिन ग्रामर वगैरह देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नया नहीं आया है, ये अक्सर आता है। एज और सो एज के बीच का डिफरेंस। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका बहुत एग्जाम्पल करने की जरूरत ही नहीं। अब मैं बोथ वाला सेंटेंस लाऊंगी, तो जहां भी हर सेंटेंस में बोथ के साथ और लगा के देंगे, एज वेल एज लगा के देंगे, वहां एंड करते जाना है। बिटवीन के साथ भी बहुत सारे सेंटेंसेस करके क्या करेंगे, सबको पता है बिटवीन के साथ टू या और नहीं लगता, एंड लगता है। उसी तरह ऑल्दो के साथ 20 सेंटेंस ले आ रही हूँ, ऑल्दो के साथ जहाँ पे बट बट लगा है, एक ही टाइप का एरर हो जाएगा वो। अब एक और कंजंक्शन है, जो भी नंबर डाल लेना एज। जब भी आपको एग्जाम में सो एज और सो एज दिख गया, ठीक है, एज और सो एज दिख गया, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में दो एरर्स आते हैं। एक तो किसका एरर आएगा, कंजंक्शन का। चूंकि हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कंजंक्शन का तो एरर आएगा। ये वाले को ना मैं फिर से आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी उसमें भी पढ़ाऊंगी।
ओके। और इस बार के प्री एग्जाम में ना कंजंक्शन वाला एरर ना आके एडजेक्टिव वाला एरर आया। जहां भी आपको सेंटेंस में एज कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन होता है कि मैम एक सेंटेंस में आप तो इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाओगे, नाउन पढ़ाओगे, प्रोनाउन पढ़ाओगे, एडजेक्टिव पढ़ाओगे, कंजंक्शन पढ़ाओगे, प्रेपोजिशन पढ़ाओगे, और कोई भी सेंटेंस जब आ गया तो कैसे पता चलेंगे कि इस वाक्य में टॉपिक वाइज में तो पता चल जाता है। जब हम लोग टॉपिक वाइज एरर्स करते हैं ना तो पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एरर है कंजंक्शन का है। जब मिक्स्ड आता है तो कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में इसी टॉपिक से एरर है। तो वही चीज मैं क्लियर कर रही हूं आपको। जब भी आपको वाक्य में एज और सो एज दिख गया तो ऐसे वाक्य में आप कंजंक्शन का एरर चेक करना या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर चेक करना। ठीक है, और तीसरा एरर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एज और सो एज कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन वाला एरर तो आएगा ही। और दूसरा, एज और सो एज से हम क्या करते हैं? एज और सो एज से हम कंपेयर करते हैं, और हम कंपैरिजन किसी व्यक्ति के क्वालिटी का करते हैं या किसी व्यक्ति ने किस तरह से काम किया, दो व्यक्ति के काम का कंपैरिजन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का होता है या तो एडवर्ब का होता है। और एज और सो एज से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन ही तो करते हैं। तो एज और सो एज से रिलेटेड एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर भी आ सकता है और कंजंक्शन का भी आ सकता है। तीसरा कोई एरर नहीं आता है। ठीक है, अब चलो देखो, ये थोड़ा सा आप अपना काम आसान कर सकते हो कि जहां भी एज वाला सेंटेंस दिख गया ना एग्जाम में, तो आप आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि चलो मैं इस वाक्य में कंजंक्शन चेक कर लूं और एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला एरर चेक करूं। ऐसे सेंटेंस में नाउन वगैरह का एरर नहीं आता है। ओके, अब हम देखेंगे कंजंक्शन का क्या एरर आता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड कैसा एरर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी आपको एडजेक्टिव एरर पढ़ा रही हूँ, ये बस कंपैरिजन के लिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसको हम फिर से पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, अब एज अ कंजंक्शन एज और सो एज क्या डिफरेंस है? एज और सो एज में एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, ओके, सकारात्मक सेंटेंसेस में भी यूज होता है, और एज नेगेटिव में भी होता है। एज का यूज दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। लेकिन सो एज का यूज याद रखो, भूल जाते हो आप लोग, सो एज का यूज नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बच्चे कहाँ पे फंसते हैं? उन्हें लगता है ना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम सो एज का यूज करेंगे। ठीक है, हम नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें सिर्फ सो एज ही नहीं होता है, एज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज भी कर सकते हैं और एज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो वहां पे तो हम सिर्फ एज करेंगे, वहां पे सो एज नहीं करेंगे, सो एज का यूज नहीं होगा। थॉटफुल एडवर्ब, थॉटफुल फुल वाले वर्ड्स वर्ब कहाँ से हो जाएगा? केयरफुल, थॉटफुल सब एडजेक्टिव होता है। पहले आप इसको लिखो जो मैंने लिखा है। हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या होता है? स्टूडेंट्स का हमारा कंफ्यूजन है कि मैम नेगेटिव सेंटेंस में तो सो एज का यूज होता है। नहीं, हम नेगेटिव सेंटेंस में सो एज भी कर सकते हैं और एज भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एज। ठीक है, लिख लो इसको। पहले पहले इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा के फिर ये वाला करवाऊं। ये लिख लिया। और दूसरा याद रखना, एक चीज और करवा देती हूँ एडजेक्टिव और एडवर्ब का। थोड़ा बहुत आपने बचपन में एडजेक्टिव्स तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं। इसको मैं एडजेक्टिव में फिर से पढ़ाऊंगी। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, डिग्रीज होते हैं, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब क्या है? सॉरी, पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं हो रही, नो कंपैरिजन। और कंपेरेटिव डिग्री में तुलना हो रहा है बिटवीन
टू, दो लोगों के बीच में, और सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू। ठीक है, ये तो आपने बचपन में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा एडजेक्टिव्स का। जैसे जैसे मैंने बोला वाइज है, वाइज मतलब वो समझदार है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही, और फिर मैंने वाइजर लिख दिया, ER लगा के वाइजर लिख दिया, मतलब वो दो के बीच में ज्यादा समझदार है, और वाइजेस्ट मतलब बहुतों के बीच में समझदार है। तो ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। उसी तरह बच्चा स्मार्ट है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, लेकिन मैंने बोला वो स्मार्टर है, मतलब दो के बीच में वो ज्यादा स्मार्ट है, और स्मार्टेस्ट का मतलब है बहुतों के बीच में। हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं, ओके, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ER लगा के नहीं बनता है, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो सुंदर है, उसमें हम मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल मतलब दो के बीच में ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल इज बहुतों के बीच में सुंदर। इतना इंग्लिश तो बचपन में पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, कोई तुलना नहीं होती। कंपैरेटिव में दो के बीच में, और सुपरलेटिव इज दो से ज्यादा के बीच में। ठीक है, एक बार समझा रही हूँ, अगर आता है तो मत लिखो, अगर लग रहा है भूल जाओगे तो लिख लो। ये तो मैं एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रही हूँ। हम कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव्स का ही नहीं करते, हम एडवर्ब का भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा स्लो, तो स्लो तो एडजेक्टिव है, स्लो का लगा दिया मैंने स्लोअर, दो के बीच में स्लो है, और स्लोएस्ट बहुतों के बीच, तो स्लो तो एडजेक्टिव है। लेकिन स्लोली तो एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी डिग्री बनेगा। मोर स्लोली, ये मत सोचना कि एडजेक्टिव्स का ही डिग्री बनता है, एडवर्ब का भी बनता है, क्योंकि स्लोली एडवर्ब है, एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। अगर आपको पता है तो मत लिखो। जैसे क्विक, क्विक तो एडजेक्टिव है, तो क्विक का क्विकर, क्विकेस्ट, लेकिन क्विकली तो एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी डिग्री बनता है, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। कहने का मतलब है कि जो डिग्रीज बनता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स का ही नहीं बनता है, ये हमारा पॉजिटिव कंपैरिजन एडवर्ब का भी होता है। ठीक है, बस मेरे को बताना था ना, मैं डायरेक्ट लिख देती ना कि एज के बीच में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों को मतलब नहीं समझ में आता कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, तो मुझे ये सारे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो एज से रिलेटेड एक तो कैसा सेंटेंस आता है, एक तो ऐसा वाला सेंटेंस, अरे एज से रिलेटेड एक कैसा एज वाला एक आपने पढ़ लिया कि एज का यूज एज अ कंजंक्शन पॉजिटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, ओके, और एज का नेगेटिव में भी होता है। तो एज से रिलेटेड ना पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस वाला एरर नहीं आता, क्योंकि इसका यूज तो हम दोनों में कर लेते हैं। इसका एरर सो एज से आता है, सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। और दूसरा आपको क्या करना है, ये लिख लीजिए कि एज के बीच में या सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया या कोई भी एडवर्ब आ जा रहा है, क्योंकि एज से हम क्या करते हैं, एज से हम कंपैरिजन करते हैं, तो एज और कंपैरिजन किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है या तो एडवर्ब का होता है। तो एज के बीच में हमेशा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई एडवर्ब आएगा। तो एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आया तो उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेगा। अब आपके दिमाग में फिर ये कंफ्यूजन आएगा कि मैम एज और सो एज से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, एज और सो एज से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए था ना। जैसे मैंने लिखा ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर, लिख दिया मैंने, ही ऐसा लगा दिया, ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर। तो आप बोलोगे कि एज से तो कंपैरिजन हो रहा है उसके और उसके भाई के बीच में, और कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना, बट एज के बीच में हम कंपैरेटिव ना डाल के पॉजिटिव डालते हैं। क्यों? यही वाला एरर इस बार प्री में आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, एज कंजंक्शन से हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, पहले बता दो, इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? अब आप क्या करना, देखो सॉरी, अब आप ऐसा लिखना, ये वाला पहले एज और सो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का यूज पॉजिटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी, और सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव। और तीसरा इसी के नीचे लिख लो कि एज या सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया वो पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब लेता है। और कोई पूछेगा कि जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव लगाना चाहिए, तो आप आंसर कर देना कि ये कंजंक्शन ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है दो के बीच में, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, इसको लिख लो। और ये एक चीज और भी याद रखना है कि एक एज से कम भी कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन के लिए हमें दो एज चाहिए, एक एज से कंपैरिजन नहीं करेंगे। ये भी एरर आया हुआ है, लिख लो इसको फटाफट। लेट मी डू एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल्स लिख लिया, अब एग्जाम्पल्स दे रही। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ एज का यूज सही है? वो अपने भाई की तरह, अपने छोटे भाई की तरह लंबा है, टॉल है, एज का यूज सही है? यहाँ पे जब भी सेंटेंस में एज आ गया तो पहले कंजंक्शन का एरर चेक कर लेना, या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला एरर चेक करना। तो क्या यहाँ एज सही है? सही है। ये सेंटेंस कैसा है? भाई की तरह, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम एज यूज करते ही हैं, इनफैक्ट एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो एज यूज करते हैं, मतलब कंजंक्शन का एरर नहीं है, एरर है एडजेक्टिव वाला। ओके, एरर एडजेक्टिव एडवर्ब वाला है। एज से ऑलरेडी कंपैरिजन हो ही रहा है ना, तो बीच में कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना, टॉलर मत लगाना, एज टॉल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमारे बच्चे रॉन्ग करेंगे कर देते हैं, पिछले बार भी किए थे एक बार एग्जाम में। नॉट है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, और बच्चा दिमाग में रखा हुआ है कि मैम सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज का यूज होता है ना, वो क्या करेगा कि एज को सो में बदलेगा। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है सो एज नेगेटिव में यूज होता है, लेकिन हम नेगेटिव में एज को भी तो यूज कर सकते हैं। एज तो पॉजिटिव नेगेटिव, और तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी सो एज होता है, लेकिन एज में भी कोई गलती नहीं। गलती यहाँ पे वही है, दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री। चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, यहाँ जो रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल का कंपैरेटिव मोर रिस्पेक्टफुल, मोस्ट रिस्पेक्टफुल बनता है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ये सही है, एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। इस दोनों जगह पे ना, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का एरर कर दिया था, बट यहाँ एडजेक्टिव सही है, बट यहाँ पे कंजंक्शन का एरर है, वो गांधी जी की तरह सम्माननीय है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम सो एज का यूज नहीं करते हैं ना, सो एज तो हमेशा नेगेटिव में, बट एज नेगेटिव में भी, पॉजिटिव एज। ओके डन।
एक आध बार एग्जाम में ऐसा भी आया है और भी मिल जाएगा। ये आपका प्रीवियस पेपर का है। इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छा आपने ये पढ़ा है ना, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब दो के बीच में अच्छा, और ये बेस्ट। तो इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे नहीं है थे जितना पहले हुआ करते थे। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। और ये मत बोलना कि मैम नेगेटिव सेंटेंस में तो सो एज होता है, बट नेगेटिव सेंटेंस में हम एज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ एज में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, बट एज के बीच में कंपेरेटिव डिग्री नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव, एज गुड एज, एज ही इज एज वाइजर है, भाई की तरह वाइज है, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री डाल। अब देखो यहाँ पे एरर कहाँ है, देखो दैन के साथ ना, दैन के साथ कंपेरेटिव लगाना, ठीक है, बेटर, बेटर दैन, ही इज बेटर दैन के साथ पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री लगता है, बट एज लगा है ना, तो बेटर मत लगाना, गुड लगाना। चलो यहाँ तो वाइजर सही है। अब यहाँ पे गलती किसी और चीज की है, यहाँ पे उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा। मेंस में यही वाला एरर आया 2 साल पहले मेंस में। एक एज से कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन के साथ, कंपैरिजन के लिए 2 एज चाहिए। तो ये बोल रहे ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, भाई की तरह समझदार है। भाई अगर भाई से ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी भाई के बराबरी में समझदार है। तो एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन के लिए 2 एज चाहिए, और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ डिग्री का एरर नहीं दिया, यहाँ एक एज लगा दिया था, 2 एज लगाना, और यहाँ तो 2 एज लगाया है, बट कंपैरेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एज वेल एज भी सुना होगा, ये वेल भी एज वेल एज गुड एज, तो ये वेल भी बताऊंगी एडजेक्टिव चैप्टर में, वेल भी पॉजिटिव डिग्री होता है। आगे बढ़े। सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में करना, ओके, और एज दोनों में यूज हो सकता है, ओके। हाँ, ये सिंस और एज तो इंटरचेंजेबल है, ये हो गया, ये सब तो करवा दिया है ना, फिर से नहीं करवा रहे। एज के साथ सो मत लगाना, जैसा बोगे वैसा पाओगे लगा देना। सिंस के साथ देयरफॉर मत लगाना, कारण बता रहा, और बिकॉज भी कारण ही बता रहा है, उसके साथ भी सो या देयरफॉर मत लगाना, ठीक है। ये आपको कर लिखवा दिया है पहले। ये भी वैसे लिखवा ही दिया है शुरू में जब मैंने पढ़ाया था, ओके, फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ाया था, आपको ये बताया था ना कि बट, ऑल्दो या दो, वाइल, डिस्पाइट, ये सब वैसे प्रेपोजिशन है। इसका यूज कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में होता है। मैंने फर्स्ट डे बताया था जब कंजंक्शन स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रास्ट वाला, इसका यूज विरोधाभास में होता है। लेकिन एज का, सिंस का, एंड का, ये कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होता है, ठीक है। एज और सिंस वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा, लेकिन दो और ऑल्दो वाले सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होता है। एक एग्जाम्पल भी दिया था, सिंस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यद्यपि नदियों को लिंक करके सूखे से निजात पा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, ये करवा दिया मैं। आपने लिखा भी है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, याद होगा, कि नदियों को लिंक करने के से सूखा से निजात पा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये विरोधाभास वाला सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे दो या ऑल्दो कुछ भी लगा दो। फर्स्ट डे लिख लिया आपने, ओके। हाँ हाँ, और एक चीज मुझे, हाँ, नेक्स्ट वाला लिखना आप, एक दो और सेंटेंस ऐसा लिखिए, ऐसा सेंटेंस आया था, उसी के नीचे लिख सकते हैं। मैंने लिखा ही इज, या शी लिख देती हूँ, शी इज स्मार्ट, डैश, शी इज ब्यूटिफुल, डैश, फुलिश, और फिर मैंने लिखा शी इज ब्यूटिफुल
dash wise. He is wealthy dash a miser. देखो कॉन्ट्रास्ट वाला थोड़ा सेंटेंस देखना, वो और मेरे को अगर मैं बोलूं बट और एंड लगाओ, वो सुंदर है, वो सुंदर है और बेवकूफ है, नहीं वो सुंदर है लेकिन बेवकूफ है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, बट लगाओ। वो सुंदर तो है बट बेवकूफ है, लेकिन यहाँ पे देखो सुंदर भी है और समझदार भी है, कॉन्ट्रास्ट तो नहीं आ रहा है, तो एंड लगा सकते, एंड लगा देना, ठीक है। ही इज वेल्दी, वो बहुत अमीर है बट फिर भी कंजूस है, विरोधाभास जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, बट का यूज कर। मैं ना चौथे क्लास में, कंजंक्शन का चौथा क्लास है ना, चौथे क्लास या पांचवें क्लास तक कंजंक्शन खत्म हो जाता है मेरा, लेकिन इतना बैच को धीरे धीरे ले जा रहे हो आप लोग, पता नहीं वर्ब चैप्टर में क्या करोगे सब। जो चीज को मैं पहले 3 बार समझा दी हूं ना, एक बार मैं क्या करती हूँ ना, स्लाइड लेके अपने से समझाती हूँ, फिर मैं ब्लैंक, फिर मैं उस स्लाइड को लेके आती हूँ, वहां समझाती हूँ, वहां समझाती हूँ, फिर भी उसके बाद समझा दीजिए, और कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, बार 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 एक ही चीज को समझा दीजिए। अब आप दूसरा वाला रूल लिखो, दूसरा रूल लिखना है, ये वाला लिखिए, द रीजन के साथ, ठीक है, 9th ऐसा कुछ डाल लीजिए एग्जाम में, द रीजन ऑलरेडी कारण बताता है और बिकॉज भी कारण बताता है, तो इसके साथ द रीजन वर्ड के साथ, ये भी एग्जाम का फेवरेट है, बिकॉज मत लगाना, द रीजन के साथ हम दैट लगाते हैं, दैट, बिकॉज कंजंक्शन गलत है, दैट कंजंक्शन सही है, और कभी कभी द रीजन के साथ ड्यू टू लगा देते हैं, ड्यू टू कारण बताता, द रीजन के साथ ड्यू टू मत लगाना, द रीजन के साथ ओइंग टू ड्यू टू भी कारण बताता है, ओइंग टू भी लगा दे, ओके नहीं लगाना, दोनों गलत है। अब ध्यान से जरा सुनना, ओके जरा ध्यान से सुनना, सुनते नहीं हो, पता नहीं कहाँ क्या करते रहते हो। द रीजन के साथ ये जो बिकॉज है ना, ये गलत कंजंक्शन है, बिकॉज भी कंजंक्शन होता है और दैट भी कंजंक्शन होता है, तो द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो उसके साथ बिकॉज कंजंक्शन मत लगाना, जब गलत कंजंक्शन हटेगा तो सही कंजंक्शन लगेगा, लेकिन ये ड्यू टू और ओइंग टू कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये प्रेपोजिशन है। तो आप बोलोगे मैम आपने तो द रीजन के साथ बिकॉज हटा के दैट लगाने के लिए बोला, गलत कंजंक्शन हटा के सही कंजंक्शन लगाने के लिए बोला, तो हम यहाँ पे क्या दैट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कंजंक्शन था, कंजंक्शन गलत वाला हटेगा तो सही वाला लगेगा ना, बट ये तो प्रेपोजिशन है, और जब प्रेपोजिशन हटेगा तो कंजंक्शन थोड़ी लगेगा, तो यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ओके। द रीजन के साथ सिर्फ ड्यू टू और ओइंग टू हटा के छोड़ देना, डैट मत लगाना, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन हटा रहे हैं ना, तो कंजंक्शन नहीं लगेगा, बट यहाँ तो कंजंक्शन गलत हटा रहे हैं, तो सही वाला कंजंक्शन लगेगा। पहले लिखो इसको, छोटे बच्चे हैं, बाकी सब चीज के लिए बड़े हो गए हो, जो चीज के लिए राघवेंद्र बड़ा नहीं होना चाहिए ना, यूट्यूब से देख देख के वो सारे चीज के लिए बड़े हो गए हो, बस ये पढ़ने में ही छोटे बच्चे बने रहते, बाकी सब चीज में तो बहुत पहले ही बड़े हो गए हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ दैट क्यों लग रहा है और यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, गलत कंजंक्शन था, सही लगाना है, बट इसके साथ प्रेपोजिशन लगा है, ओइंग टू ड्यू टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हटेगा तो कंजंक्शन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्या बात है कि लड़कियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, उनको भगवान ने बचपन से ही समझदार बना के भेजा गया, वो 5 बार, उसमें से कुछ कुछ होते हैं जो समझदार नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम लड़कियां समझदार होती हैं, बार बार नहीं पूछेंगे, उसमें से कुछ होती हैं जो बार बार रिपीट करवाएंगी,
लड़कियों को एक और चीज है, लड़कियों को अगर लिपस्टिक का 10 शेड दे दिया जाए ना, रेड कलर का लिपस्टिक दे दिया जाए, उसका 10 शेड दे दिया जाए, चेरी रेड, ओके, रेजिन रेड, स्कारलेट रेड, तो वो सब बड़ा तेजी से उनको समझ में आता है। कुछ कुछ लड़कियों लिपस्टिक का शेड बोलो सब वो है, बस यही समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, द रीजन वाई ही फेल्ड, कारण क्या था उसके फेल होने का? क्योंकि वो बेवकूफ था। ये देखो, द रीजन ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो यहाँ पे द रीजन के साथ वाई लग सकता है, बिकॉज नहीं लगाना, गलत। ये यहाँ पे ये देखो, ये सब्जेक्ट है और वर्ब, तो ये क्लॉज है और क्लॉज को कंजंक्शन चाहिए, तो द रीजन कारण बता ही रहा है, गलत कंजंक्शन लगा है, तो यहाँ पे दैट लगा, दैट। अब यहाँ पे देखो, द रीजन के साथ द रीजन कारण बता रहा है, ठीक है, द रीजन कारण बता रहा है, तो द ड्यू टू भी कारण बताता है, लेकिन ड्यू टू प्रेपोजिशन होता है। यहाँ तो गलत कंजंक्शन लगा था तो आपने सही लगाया, बट यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, प्रेपोजिशन हटेगा तो कंजंक्शन थोड़ी लगेगा, ऐसे ही छोड़ दो। द रीजन फॉर हिज फेलियर वॉज हिज केयरलेसनेस, कुछ भी मत लगाना। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज मत लगाना, कंजंक्शन हटेगा तो दैट लगाना, प्रेपोजिशन हटाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। हो गया, चलो अभी तो थोड़ा सा आप लोग बिगिनर्स हो तो थोड़ा स्लो स्लो रख रही। हाँ, 10th नंबर, वेरी गुड। अब 10th नंबर पे आओ, लाइक। ये सबसे, इसमें तो बहुत डिटेल में बताना होगा आपको, लाइक और एक होता है अकेला एज, अकेला एज, ठीक है। लाइक और एज में क्या डिफरेंस? सबसे पहले लाइक का उल्ट, लाइक ये जो है ये वर्ब भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है, लेकिन अभी हम इसको कंजंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और एज हमेशा कंजंक्शन होता है, ठीक है, एज हमेशा कंजंक्शन होता है, ओके। और हाँ, बता रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम दो एज आपने क्यों नहीं लगाया, बता रही हूँ दो एज क्यों नहीं लगाया। लाइक और एज के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। अकेला दो एज रहेगा ना, दो एज रहेगा तो याद रखना, दो एज के बीच में या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, क्योंकि कंजंक्शन वफादार टॉपिक होता है, एडजेक्टिव को भी जोड़ सकता है, एडवर्ब को भी जोड़ सकता है। पहले ये लाइक का अगर हिंदी करते हो तो लाइक का मतलब भी होता है के जैसा, और एज का मतलब भी है के जैसा। पहले ये देख लो, जैसे लिखा मैंने, दे लाइक क्रिकेट, उनको क्रिकेट पसंद है। और फिर मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक मी, ऊपर वाला लाइक क्या है, या मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक, पहले लाइक का करते हैं, ओके। ऊपर वाला क्या है, दे लाइक क्रिकेट, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब, दे लाइक क्रिकेट, उसको क्रिकेट पसंद है, बट ही सिंग्स लाइक मी, यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, और वो मेरी तरह गाता है, तो ये जो लाइक है ना, अरे आई एम वेरी सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे सॉरी गलती से मैंने यहाँ पे कंजंक्शन लिख लिया, काइंडली इसको सुधार लीजिए, मेरे को प्रेपोजिशन लिखना था, ठीक है, सॉरी।
इसको ना अगर गलत लिख लिया है तो इसको काट के लिख लीजिए, ठीक है। लाइक प्रेपोजिशन होता है। ये देखिए मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? जैसे आई सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हम लाइक को कंजंक्शन कहाँ से मान लेंगे? ये लाइक वर्ड किसी को जोड़ थोड़ी रहा है। अगर जोड़ता ये तो देखो, ही सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। अगर ये एक साइड में क्लॉज है तो इस साइड में भी क्लॉज होना चाहिए था ना, इस साइड में भी क्लॉज रहता, तभी तो हम इसको कंजंक्शन मानते हैं ना। और क्लॉज होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आना है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब है ये कंजंक्शन नहीं है। यहाँ का लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। इसको सुधार लीजिएगा, गलती से लिख दिया था मैंने। अब मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक राम, वो राम की तरह गाता है। तो अगेन यहाँ पे राम क्या है? ऑब्जेक्ट। किसकी तरह गाता है? राम की तरह। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही। और सिंग्स क्या है? वर्ब। और लाइक प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, या वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में रहे या वो ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में रहे। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो लाइक प्रेपोजिशन भी हो सकता है और लाइक वर्ब का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी। बस सिंपल सा याद रखो, जहां लाइक का मतलब पसंद करने के सेंस में हो, ओके, पसंद करने के सेंस में हो, किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो, तो वहां का लाइक वर्ब है। और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, वो मेरे जैसा गाता है। जहाँ के जैसा का सेंस हो वहां पे प्रेपोजिशन है। बट हम ऐसे थोड़ी याद करते, ये तो आप लोग हिंदी डिमांड करते हो, इसलिए मैं लिख देती हूँ हिंदी में कि जहाँ पसंद करने का सेंस हो वहां पे वर्ब है, और जहाँ पे के जैसा, वो मेरे मेरे जैसा गाता है, तो वहां पे वो प्रेपोजिशन। लेकिन हमें हमें ऐसे थोड़ी डिसाइड करना, हमें तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। ये हमारा वर्ब हो गया, इसका मतलब है कि ये लाइक यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे लाइक वर्ब था, बट यहाँ तो वर्ब सिंग्स है, लाइक हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। लिखते जाइए, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आता है? ओके, ये हो गया। अब मेरे को लाइक और एज में जाने के पहले आप बहुत सारा चीज आपको और भी क्लियर कर देना है। लिख लिया? हाँ, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। लाइक प्रेपोजिशन है, एज कंजंक्शन है, उसके पहले थोड़ा सा लाइक पे हम अभी और वर्क करते हैं। ये जो लाइक है, लाइक वर्ब होता है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज को पसंद करना है, तो वहां का लाइक वर्ब है, ठीक है। और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, वो मेरे जैसा गाता है, के जैसा, के जैसे का सेंस आ रहा है तो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। अब देखो, लाइक का उल्टा क्या होता है? एक लाइक का ऑपोजिट होता है डिसलाइक, और एक लाइक का उल्टा होता है अनलाइक, ठीक है। लाइक का दो उल्टा होता है। जिस लाइक का मतलब पसंद करने के सेंस में है, उसका उल्टा वीडियो को डिसलाइक कर देते हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, टीचर का डिसलाइक करके चले जाते हो। तो अगर जहां पे लाइक वर्ब का सेंस जा रहा है, पसंद करने का सेंस जा रहा है, तो उसका उल्टा डिसलाइक होगा। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, हेट करना, और डिसलाइक भी वर्ब ही है। जब लाइक पसंद करने के सेंस में वर्ब है, तो डिसलाइक भी पसंद नापसंद करने के सेंस में वर्ब है, वर्ब। ओके, अब देखो, ये जो लाइक है ना, यहाँ लाइक, जहां लाइक का मतलब के जैसा निकल रहा है, तो जहां लाइक का मतलब के जैसा निकल रहा है, तो उसका उल्टा डिसलाइक मत करना। डिसलाइक तो पसंद करने का उल्टा नापसंद है, बट ये है लाइक के जैसा, तो ये अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, वो अपने भाई के जैसा नहीं है, वो अच्छा है, के जैसा नहीं। तो ठीक वही है, लाइक, लाइक वर्ब है तो डिसलाइक भी वर्ब है, और यहाँ का लाइक के जैसा के सेंस में प्रेपोजिशन है, तो अनलाइक भी प्रेपोजिशन है। तो डिसलाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस है? ये डिसलाइक वर्ब है, क्योंकि ये लाइक करने का उल्टा है, और ये लाइक प्रेपोजिशन का एज अ प्रेपोजिशन, इसका उल्टा अनलाइक है, तो ये अनलाइक भी प्रेपोजिशन। ओके, हाँ,
ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा, अनलाइक हिज ब्रदर्स ही इज और आर स्मार्ट। वो अपने भाइयों के जैसा नहीं है, वो अपना भाइयों के जैसा नहीं है, वो भाई से ज्यादा स्मार्ट है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने अपने इस ब्रदर्स को, ब्रदर्स तो प्लूरल है, और ही तो सिंगुलर है, तो आपने ही को क्यों ही देखा, आपने ब्रदर्स को क्यों नहीं देखा? बिकॉज यहाँ का जो अनलाइक है ना, यहाँ का जो अनलाइक क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और हम वर्ब लगाते समय, अपना वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट थोड़ी देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट तो ही है, इसलिए आंसर ये हो गया। ये तो थोड़ा मैंने आसान कर दिया, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, ही अनलाइक हिज ब्रदर्स, ये कंफ्यूज करेगा, ये तो चलो ही के तुरंत बाद आ गया, इज और आर स्मार्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या, अनलाइक हिज ब्रदर्स मतलब, अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं, वह अपने भाइयों के जैसा नहीं है, वो स्मार्ट है, इसका मतलब है कि भाई बेवकूफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रदर्स प्लूरल है और ही तो सिंगुलर है। अब किसको देखते हैं, ही को देखते हैं, तो इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी। ही को देखते हैं तो इज लगेगा, इतने सारे भाइयों को देखते हैं तो आर लगेगा। देखो ये अनलाइक है प्रेपोजिशन, क्योंकि हमारा वर्ब तो ये आ गया, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, और हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमें थोड़ी मतलब है, हम अपना वर्ब तो अपना सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, ही को देख के, तो इज आर नहीं लगाना, इज। अगर ऐसा सेंटेंस रहता, द टीचर्स अनलाइक द प्रिंसिपल, टीचर लोग प्रिंसिपल की तरह नहीं है, टीचर लोग टाइम से पहुंच गए थे, टीचर अनलाइक द प्रिंसिपल वॉज या वर रेडी टू वर्क। तो अब देख लो यहाँ पे हमारा टीचर्स प्लूरल है, टीचर्स को देखते हैं तो आर लगेगा, सॉरी वर लगेगा, प्लूरल लगेगा। प्रिंसिपल को देखते हैं तो बीच में देखो ना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है, टीचर्स वर वर वर। पहले तो मुझे बताओ कि ये समझ में आ रहा अनलाइक क्या है। लाइक का उल्टा, किसी को लाइक करने का उल्टा है डिसलाइक करना, और एक लाइक का मतलब है के जैसा, और उसका उल्टा हो गया अनलाइक। अगर लाइक प्रेपोजिशन है तो अनलाइक भी प्रेपोजिशन है, अगर लाइक पसंद करने के सेंस में है, वर्ब है, तो डिसलाइक भी वर्ब। ओके, हाँ। अब यहां से मेन, अब हम इसका एक ये भी पहलू है, इससे भी एरर्स आता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एज और लाइक के बीच में। वैसे जो लाइक होता है ये प्रेपोजिशन होता है, वैसे लाइक वर्ब भी होता है, ठीक है, लाइक वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन कंपेयर करेंगे। और एज जो होता है ना, ये हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होता है। एज को हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज करना, और लाइक को हमेशा प्रेपोजिशन की तरह यूज करना है। देखो, he sings like me, और फिर मैंने लिखा he sings as I do, जैसा मैं गाता हूं वैसा वो भी गाता। ओके, तो अब सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे तो ट्रांसलेशन सेम है, वो मेरी तरह गाता है और जैसा मैं गाता हूं वैसा वो भी गाता है, तो क्या दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द यूसेज ऑफ द वर्ड एज एंड लाइक। लाइक हमेशा प्रेपोजिशन और एज हमेशा कंजंक्शन। ये देखो लाइक के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो लाइक हमेशा प्रेपोजिशन की तरह यूज हो। यहाँ लाइक को कंजंक्शन नहीं बनेंगे, बट एज को हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज करना है। ये क्या है, सब्जेक्ट। अब आप लोग फील कर रहे होगे ना कि शुरू का 3 क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं ना, उनको मैं बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, तो कोशिश करो ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो,
ओके, आप देख रहे हो कि हर जगह मैं क्लॉज यूज कर रही हूँ, ठीक है, फ्रेज क्लॉज ये सब यूज कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ। तो शुरू के 3 क्लासेस में ना एक आपको आइडिया लग जाता है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 क्लासेस है, इसको खत्म कर लेना। सैटरडे को पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेना, और जो बच्चे थोड़े से लेट से ज्वाइन किए हैं ना, जो भी क्लास कंजंक्शन का छूटा हुआ है उसको संडे को कंप्लीट कर लेना। उससे क्या होगा कि जब हम मंडे को मिलेंगे तो एकदम इक्विवेलेंट रहोगे, कहीं से भी आप पीछे नहीं रहोगे। ओके, हाँ, तो ये कंजंक्शन हो गया। ये देखो ही, अब बोलोगे कुछ बच्चों को लगेगा मैम कैसे पता चलेगा कि कंजंक्शन है। ये मैं पहला दिन से ही बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनता है। कुछ कुछ को क्लॉज पहचान, क्लॉज क्या होता है इसमें दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी अगर आप ये सब क्लासेस देखो। ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब क्या है, क्लॉज, और कंजंक्शन तो सबसे वफादार टॉपिक है। ओके, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, और प्रेपोजिशन तो कुछ जोड़ता नहीं है, संबंध बताता है, और ये जोड़ रहा है। अब इससे एरर्स कैसे आएगा, ही इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, तो वहां भी लाइक प्रेपोजिशन है, चाइल्ड उसका ऑब्जेक्ट है, दोनों आ सकता है। अभी मैं आपको ना मंडे को मिलती हूँ ना, तो मैं आपको समुद्र मंथन का टारगेट देती हूँ कि कितने तारीख तक मेरे को समुद्र मंथन का बैच कंप्लीट चाहिए। आप लोगों को टारगेट नहीं दिया जाए ना तो आप लोग ऐसे ही करते रहो, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा। अब बोलोगे मैम एग्जाम्स में ऐसे कैसा एरर आता है, ऐसा आएगा, ही सिंग्स एज मी, जो कि गलत है, क्योंकि एज तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज चाहिए, बट यहाँ पे तो क्लॉज नहीं है, तो एज हटा के लाइक लगाना। फिर ऐसा भी आ सकता है, ही सिंग्स लाइक आई डू, जैसा मैं गाता हूं। लाइक तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बट आई तो सब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, तो यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, एज लगा। और भी क्वेश्चन दे रही हूँ। 11 बज गया, मैं खत्म करती हूँ। टीचर को पढ़ाने 7 वीडियो देख लिया है, तो धीरज बताइए, आपने समुद्र मंथन का 7 वीडियोस देखा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहला क्लास से देखना है, पहली क्लास से देखनी है आपको, समझ में आ रहा होगा ना, एकदम समुद्र मंथन को एकदम शुरू से जाइए, पहले क्लास। रूट वर्ड्स वगैरह करवाया। 11 बज गए, 11 बज गए। ही सिंग्स लाइक मी, चलो ये वाला तो आपने लिख दिया, ये वाला मत लिखना, क्योंकि ये तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये प्रेपोजिशन है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी मैं इधर उधर की बातें करूँ ना, टीचर आ जाते हैं ना, खास करके मेल वाले टीचर्स अपनी लाइफ की कहानी बताने लगेंगे, ठीक है, मेरे पास ये कार है, लाइफ की कहानी बताने लगेंगे कि अरे मेरा तो उससे ब्रेकअप कब हुआ है, तो उस समय ना नहीं बोलोगे, उस समय नहीं बोलोगे ना कि सर जल्दी छोड़िए हमारे क्लास, उस समय एकदम ध्यान से सुनोगे। अब देखो, शी इंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक एज आई डू, तो ये तो सही है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। थर्टीन वीडियोस देखें, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हाँ। और देखो अरे यहाँ पे मेरे को खत्म करने दो ना, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। द टीचर आज द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि जाओ मार्केट जाओ और कुछ फ्रूट खरीद के लाओ, जैसे कि एज नहीं लगाओगे ना, क्योंकि एज एप्पल क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑरेंजेस नाउन है, तो प्रेपोजिशन के साथ नाउन आता है ना, एज के बाद तो क्लॉज आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा, बट यहाँ पे लाइक लगा, लाइक, यू हैव टू डू इट, जैसे मैंने किया है वैसे आपको भी करना है। तो यहाँ पे ये देखो, ये सब्जेक्ट है, लाइक के बाद कभी भी अगर लाइक प्रेपोजिशन है तो लाइक के बाद आई आ ही नहीं सकता है, आई सब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मी आना चाहिए, तो यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब आया है, क्लॉज आया है, तो यहाँ पे एज। चलो यहीं पे एंड करती हूँ।
वोकैब का नोट्स बनाइए। क्यों आप लोग ना एक कॉपी खरीदिए, प्रिंट वगैरह करवा के क्यों अपना पैसे बर्बाद करना चाह रहे हो? कॉपी में नोट्स बनाइए, आपका स्पेलिंग एरर भी इम्प्रूव होगा। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो लिखते वक्त ही आपको 30% याद हो जाता है, लिखते वो याद हो जाएगा। सीडीएस में तो सीडीएस में भी आएगा। सीडीएस वाले स्टूडेंट्स, हमारा पिछले बार का ऑल इंडिया रैंक 1 देखना, सीडीएस वाला तुषार की क्या नाम था पिछले बार, उसने तो सिर्फ यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। हम लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, शॉर्टकट नहीं जाइए। शॉर्टकट शुरू में शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन आपको फिर से डिटेल में आना पड़ेगा, तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा। शुरू से ही डिटेल में आइए। कभी भी सक्सेस का ना शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस के लिए ना मेहनत करनी होती है, मेहनत होती है लिखना। मैं तो बहुत लिखती, मैं जब अपने स्कूल डेज में थी तो मैं बहुत लिखती थी। अभी भी देखोगे मेरी वो हैबिट है, लिखती मैं बहुत। चाहो ना तो मैं स्लाइड से ऐसे ऐसे पढ़ा दूं, एग्जाम्पल मैं स्लाइड से करवाती हूँ, बट लिखने से थोड़ा ऑफलाइन वाला भी फीलिंग आता है, मुझे लिखना अच्छा भी लगता है। मैं आपको टारगेट दे दूंगी, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। अभी दशहरा के बाद मैं डाउट क्लासेस शुरू करूंगी, ठीक है। डाउट क्लासेस, अभी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, अभी तो पढ़ना शुरू किया है। जब डाउट आने लगेगा बीच से ज्वाइन करना, फिर मेंस का मॉक्स वगैरह भी शुरू हो।